Hello students and good morning to everyone and once again welcome to विरासत एकेडमी। तो स्टूडेंट विरासत एकेडमी में मैं प्रगति आपका फिर से स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के इस सीरीज में आज हम लेकर के आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत बार बताया है कि आप अपने लेक्चर्स के साथ साथ जिस टॉपिक पे आपने, जैसे सपोज करिए आपका टॉपिक चल रहा है इस समय डिमांड कर्व, तो डिमांड कर्व को पढ़िए, डिमांड से कर्व से रिलेटेड इलास्टिसिटी, सारी चीज़ों को पढ़िए और पढ़ने के बाद आप उसके जो एमसीक्यूज है कि क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबिलिटी है कि इससे क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड आप एमसीक्यूज सॉल्व करते जाइए। आप देखेंगे कि आपका टॉपिक तैयार हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम अभी सिंपल से शुरू करेंगे, फिर हार्ड की ओर जाएंगे ताकि आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। ठीक है, और बच्चों एक बात मैं आपको और भी बताना चाहूँगी कि प्ले स्टोर में हमारा विरासत एकेडमी का एप्लीकेशन है, वहाँ से आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। और इस समय हमारे जो न्यू ईयर ऑफर चल रहे हैं और उसमें आपको बहुत ही कम प्राइस पे आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। और उसके बाद जैसे स्टूडेंट्स ज्वाइन होते हैं हम लोग जल्दी ही लाइव क्लासेस लेके आएंगे। ठीक है, तो उसमें आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड, अपने डोमेन सब्जेक्ट से रिलेटेड, जीएस से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, आपको सभी लेक्चर्स वहाँ पे बेस्ट स्कॉलर्स द्वारा पढ़ाए गए हैं। तो आप प्लीज़ जाइए हमारे विरासत एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और जल्द से जल्द अपने क्लासेस को ज्वाइन करिए सो दैट उसमें आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट रहे और आप लोग को समझ में चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आए। ठीक है, तो आज के इस सीरीज में हम प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड एमसीक्यूज लेके आए हैं। इसके पहले मैंने आपको डिमांड से रिलेटेड एमसीक्यूज कराए हैं, कॉस्ट से रिलेटेड कराया है और आज हम पढ़ाएंगे आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड। ये जो एमसीक्यूज है ये बहुत ही सिंपल है, फिर हम सिंपल से हार्ड की ओर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन फंक्शन में सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन। ठीक है, आप प्रोडक्शन से क्या समझते हैं? तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। जब भी कोई वस्तु होती है, क्यों हम एक उपभोक्ता क्यों डिमांड करता है? उपभोक्ता किसी वस्तु का डिमांड करता है क्योंकि उससे क्या मिलती है? उससे उसको उपयोगिता मिलती है, यूटिलिटी मिलती है। ठीक है, इसीलिए हम जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो सबसे पहले पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब जब किसी वस्तु को डिमांड की जाती है, उपभोक्ता उस वस्तु को क्या करता है? ग्रहण करता है, उस सेवा या वस्तु का यूज करता है, उपयोग करता है, उसका उपभोग करता है। उपयोग नहीं, यहाँ उपभोग शब्द का यूज करेंगे। तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो क्या होती है? डिक्लाइन होती है। ठीक है, घटती है। तो वहां पे जब हम किसी चीज का कंजम्पशन करते हैं, ठीक है, जब उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा का कंजम्पशन करता है तो यूटिलिटी डिक्लाइन होती है। और जब उसका प्रोड्यूसर क्या होता है कि उपयोगिता को निर्माण करता है। तो पहले ही क्वेश्चन इसमें दिया है कि व्हाट इज द प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु और सेवा का सृजन करना, ठीक है, क्रिएशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, कंजम्पशन ऑफ गुड्स। तो इसमें क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा, लेकिन इसमें एक चीज और आप लोग नोट करिएगा कि क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी दे सकता है, इसकी जगह आपको दे सकता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। तो इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी का जो क्रिएशन है उसे हम क्या करते हैं? उसे ही हम प्रोडक्शन कहते हैं। आई बात समझ में? देन सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन क्यों होता है? क्या क्या करने के लिए? प्रोडक्शन का वो मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोड्यूसर क्या चाहता है? ठीक है, जब भी सपोज करो कि आप किसी वस्तु का प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको आप सेल करेंगे, ठीक है, बेच रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। ठीक है, तो कोई भी उत्पादन का जो मुख्य उद्देश्य होगा उसमें क्या होगा? मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से विच ऑफ द
फॉलोइंग इज अ फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जैसा कि बच्चों मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में आपको क्वेश्चंस जब मैं करा रही थी तो फिक्स्ड कॉस्ट की बात आई थी। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट की बात आई थी। तो फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट किस पे लगता है? जो कि इनपुट जो है फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, जैसे लैंड क्या है, फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड में लैंड क्या होगा? फिक्स्ड होगा। और फिक्स्ड और वेरिएबल की जो डेफिनेशन है ना कि ये फिक्स्ड इनपुट है या फिर ये वेरिएबल इनपुट है, चेंज होता रहता है, ये केवल शॉर्ट टर्म पीरियड में ही जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म पीरियड में क्या होगा, सभी जो इनपुट होंगे वो क्या होंगे, सभी फैक्टर क्या होते हैं, वेरीज करते हैं, चेंज होते हैं। ठीक, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? जैसे ही फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोले इसका मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं? शॉर्ट टर्म पीरियड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का स्थिर कारक है? तो मशीनरी, लेबर, कच्चा माल, ईंधन। अब देखो बच्चों, जो श्रम है वो वेरिएबल इनपुट में आते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। रॉ मटेरियल भी परिवर्तनशील है, ईंधन भी आपका परिवर्तनशील है। ठीक है, इसमें सही क्या होगा? मशीनरी। ठीक है, सही क्या होगा? मशीनरी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट? इनपुट और आउटपुट के बीच के संबंध को कौन सा लॉ बताता है? कौन सा? लॉ ऑफ डिमांड नहीं, लॉ ऑफ सप्लाई नहीं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल सॉरी लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी नहीं, ये तो डिमांड से रिलेटेड है। ठीक है, ये क्या है, किससे रिलेटेड है? कंज्यूमर से रिलेटेड है। ठीक है, कुछ थ्योरी क्या है, कंजम्पशन बेस्ड है। याद रखो, कुछ थ्योरी कंजम्पशन बेस्ड होती है। कंजम्पशन बेस्ड में आता है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड आता है, ये दोनों लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये सारी चीजें क्या होती है बच्चों? ये सारी चीजें आती है आपके कंजम्पशन से रिलेटेड। ठीक है, और जो लॉ ऑफ सप्लाई है, ठीक है, या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन से। ठीक, अब देखो, इनपुट और आउटपुट मतलब कि हम कुछ आगत लगाते हैं, उससे वस्तुओं का क्या होता है? निर्माण होता है, क्रिएशन, यूटिलिटी का क्रिएशन होता है, तो कुछ आउटपुट जनरेट होती है। ठीक है, तो जो आउटपुट जनरेट होता है इसके बीच के संबंध को कौन समझाता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। कौन समझाता है? रिटर्न्स। रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स मतलब घटते हुए अनुपातों का नियम। इसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स भी है। ठीक है, और लॉ ऑफ क्या है कि आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स भी है। ठीक है, तो बच्चों आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि रिटर्न्स टू स्केल और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है? ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा और इसका आंसर दीजिएगा कि रिटर्न्स टू स्केल और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इससे भी आपके क्वेश्चंस आपको आगे देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, व्हाट डज द टर्म मार्जिनल प्रोडक्ट मीन? ठीक है, सीमांत उत्पाद का क्या अर्थ है? बच्चों इस जो आपको लेक्चर्स हम लोग यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री लेक्चर्स में, इसमें हम लोग आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप टॉपिक को बहुत ही डीपली समझना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से जाइए, विरासत एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करिए। इस समय न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, तो उस ऑफर में आप हमारे अच्छे से अच्छा कोर्स को बहुत ही सस्ते में आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ करके लाइव क्लास ले सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक पे, क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन कह रहा है कि सीमांत उत्पाद का क्या अर्थ है? तो सीमांत उत्पाद, जब भी किसी शब्द, किसी भी वर्ड के आगे सीमांत शब्द लग जाता है, ठीक है, चाहे वो उत्पाद हो, चाहे हम क्या कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट हो, कॉस्ट के आगे लग जाए, ठीक है, लागत के आगे सीमांत लागत लग जाए, या फिर हम क्या कहते हैं मार्जिन यूटिलिटी, यूटिलिटी के आगे हम सीमांत शब्द लगाते हैं। तो सीमांत का अर्थ क्या होता है कि एक अतिरिक्त इनपुट में हम वृद्धि करेंगे, तो मतलब आगत में वृद्धि करेंगे तो आउटपुट में क्या चेंजेस होगा। ठीक है, आउटपुट में
क्या चेंजेस होगा। ठीक, तो कह रहा है कि एडिशनल आउटपुट फ्रॉम वन मोर यूनिट ऑफ इनपुट, तो ये सही है। बात समझ में आई। अच्छा, एक चीज हमने कॉस्ट में भी आपको समझाया था बच्चों, और इसमें भी मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, ठीक, इसमें क्या था कि आप जब सीमांत उत्पाद की बात करते हैं, टोटल आउटपुट, तो अगर हम मान लो कि हम कहें कि मार्जिन यूटिलिटी, इसका आपको क्या दे सकता है, इसका आपको फॉर्मूला भी दे सकता है और कहता है टिक करिए। तो टोटल यूटिलिटी एन यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे n-1, मतलब हमें मान लो कि हम श्रम की 10 इकाइयों को लगाने से जो भी कुल उत्पाद में वृद्धि हुई है, माइनस अगर 11वीं इकाई हम श्रम की लगा रहे हैं तो क्या उत्पाद में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, इसके जो डिफरेंस को ही हम क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। बात समझ में आ गई। चलिए, तो इसका आंसर होगा एडिशनल आउटपुट फ्रॉम वन मोर यूनिट ऑफ इनपुट। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इन द लॉन्ग रन टू ऑल इनपुट्स। सिंपल सा, कई बार मैं अभी आपको बोल के भी बता चुकी हूँ कि लॉन्ग रन में क्या होगा, सभी जो साधन होते हैं, सभी जो आगत है, जो इनपुट है, वो सभी क्या होते हैं, परिवर्तनशील हो जाते हैं। ठीक है, तो वे परिवर्तनशील हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट डज द आइसोकॉन्ट रिप्रेजेंट्स। आइसोकॉन्ट जो कर्व है वो क्या दर्शाता है। ठीक है, आइसोकॉन्ट क्या कहेगा, जैसे सपोज करो कि जब हम इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं, ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, तो हम क्या कहेंगे कि समान यूटिलिटी मिल रहा है। ठीक है, चाहे हम ये ले, ठीक है, इससे हमारा समान यूटिलिटी मिला, चाहे ये एक्स गुड और वाई, सपोज करो ये वाई गुड है, एक्स गुड है, इसके हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को बताते हैं जिससे एक उपभोक्ता को समान स्तर का वो मिलता है, उपयोगिता मिलता है। ठीक है, ऐसे ही आइसोकॉन्ट कर्व मतलब समुत्पाद वक्र, इसका हिंदी होता है समुत्पाद, समान उत्पाद या समुत्पाद, समुत्पाद वक्र। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, समुत्पाद वक्र। तो समुत्पाद वक्र का मतलब क्या होता है, सम और उत्पाद, उत्पाद मतलब आउटपुट। तो इसका मतलब क्या होता है कि आइसोकॉन्ट कर्व भी हमारा ऐसा ही होता है, कन्वेक्स ओरिजिन, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और ये बताता है कि समुत्पाद कि डिफरेंट हम इनपुट के कॉम्बिनेशंस को यूज करके एक समान उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वल लेवल्स ऑफ आउटपुट बताता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक, चलिए अब कह रहा है व्हाट इज द स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट कर्व इज कॉल्ड। ठीक है, आइसोकॉन्ट कर्व के समुत्पाद वक्र के क्या कह रहा है, ढलान को क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके ढलान को, आई इंडिफरेंस कर्व के ढलान को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं इंडिफरेंस कर्व को। ठीक है, कि मान लो कि ये y गुड्स है, x गुड्स है, अगर y गुड्स की मात्रा, सपोज करो x गुड्स की मात्रा हमको बढ़ानी है, ज़्यादा चाहिए, तो हम y गुड की मात्रा को क्या करते हैं, कम करते हैं, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। लेकिन जब हम आइसोकॉन्ट की बात करते हैं, आइसोकॉन्ट, ठीक है, जब हम आइसोकॉन्ट की बच्चों बात करते हैं तो हम इसमें क्या बताते हैं कि y में मान लो कि हमने पूंजी की मात्रा ले ली और x में हमने सपोज करो श्रम की मात्रा ले ली, तो डिफरेंट इनपुट के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलता है, आउटपुट समान स्तर का मिलता है। ठीक, तो इससे हम क्या करते हैं, डिफरेंट जो इनपुट होता है कि y के स्थान पे x का हम मात्रा बढ़ा दें या फिर हम x को कम करके y की मात्रा बढ़ा दें, ये सब क्या है, इनपुट है। तो इसे हम क्या कहेंगे, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। ठीक है, क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। बात समझ में आई, तो ये हो गया मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक, चलिए आगे चलते हैं।
व्हाट इज द मेन एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कब लगता है? शॉर्ट टर्म पीरियड में। और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल किस में लगता है? आपका लॉन्ग रन में। ठीक है, रिटर्न्स टू स्केल को रिटर्न्स टू स्केल क्यों कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक, क्योंकि लॉन्ग रन में क्या होता है, पूरा स्केल ही आपका चेंज हो जाता है। फिर भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं देखूंगी आप क्या आंसर दे रहे हैं। ठीक, तो व्हाट इज द मेन एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? ठीक, तो ये किसमें अब ये का यूज होता है? शॉर्ट टर्म पे, शॉर्ट टर्म पे। ठीक है, तो चर अनुपातों के नियम की मुख्य धारणा क्या है? इसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहेंगे। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, इसे परिवर्तनशील अनुपात शब्द का यूज क्यों करते हैं? जानते हो क्यों? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनशील अनुपात शब्द का यूज, अनुपात किसका चेंज होता है? इनपुट का। ठीक है, जैसे एक अन्य सभी साधन मान लो स्थिर रख के एक साधन के हम क्या कर रहे हैं, एक साधन को हम परिवर्तनशील बना रहे हैं, तो रेशियो में चेंजेस होगा। ऑब्वियस है, अगर मान लो पहले 4:1 है, 4:2 कर दो, 4:3 कर दो, मतलब ये पूंजी की मात्रा ले लो, ये श्रम की मात्रा ले लो। तो इसका मतलब क्या है कि जो इनपुट लग रहा है, डिफरेंट जो इनपुट यूज हो रहा है, उसके रेशियो में चेंज हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इसे परिवर्तनशील अनुपात कहते हैं। परिवर्तनशील मतलब वेरीज करना, प्रोपोर्शन मतलब अनुपात, तो वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब होता है परिवर्तनशील अनुपात। ठीक है, और ये अनुपात किसका परिवर्तनशील हो रहा है? डिफरेंट इनपुट्स का। ठीक है, कोई मानता है कि अन्य साधन को स्थिर रख के केवल एक साधन क्या है हमारा, परिवर्तनशील है। कोई मानता है कि एक को स्थिर रख करके हम अन्य साधन को परिवर्तनशील कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक फिक्स्ड और या तो एक फिक्स्ड होता है या तो एक कांस्टेंट होता है। बात समझ में आ गई? चलिए, सॉरी, या तो एक फिक्स्ड होगा या फिर एक वेरी करेगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन कह रहे हैं वन इनपुट इज वेरिएबल अदर्स आर फिक्स्ड। ऑप्शन देखो, सभी इनपुट स्थिर है, सभी इनपुट परिवर्तन, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये सही है। ठीक है, क्या सही है? ये सही है। वन इनपुट इज वेरिएबल एंड अदर्स आर फिक्स्ड। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द टोटल प्रोडक्ट? आप कह रहे हैं कि टोटल प्रोडक्ट क्या है? ठीक, तो कह रहा है क्या? टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड, एडिशनल आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट, एवरेज आउटपुट, नन ऑफ द अबव। तो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस, ठीक है, हम कितना आउटपुट उत्पादित किए हैं उसी को हम टोटल प्रोडक्ट कहेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्शन फंक्शन? ये तो हो गया था ना, अभी शायद ऊपर ही था, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। ठीक है, प्रोडक्शन वो था कि प्रोडक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन। तो अच्छा, प्रोडक्शन फंक्शनल फंक्शन है ना, तो ये फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है। कैसा रिलेशनशिप बताता है? फंक्शनल रिलेशनशिप। अच्छा, ये फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कि फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब क्या? ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। एक बात याद रखना, एक जगह क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होगा, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस हो रहा है, ठीक है, अगर हमारे मान लो कि हमने कहा कि Q इज अ फंक्शन ऑफ 1/p, या फिर मैं कहूं P इज अ फंक्शन ऑफ Q, ऐसा मैंने कुछ लिखा, तो इसका मतलब क्या है कि Q में अगर चेंजेस होगा तो P में भी चेंजेस होगा, और ये क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्या कहलाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। इसी को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं तो इसे हम कहेंगे कि दो चीजों के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप है। मतलब अगर एक के रेशियो में चेंजेस हो रहा है तो ऑटोमेटिक
क्या है कि उसके रिस्पॉन्स में दूसरे में भी चेंजेस होता है। ठीक, चलिए, तो रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। इन द शॉर्ट रन विच इनपुट इज टिपिकली वेरिएबल, सामान्यतः परिवर्तनशील होता है, तो श्रम। समझ में आया? श्रम। स्थिर कौन है? भूमि स्थिर है, मशीनरी स्थिर है, और बिल्डिंग भी क्या है? स्थिर है। ठीक है, फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड। आगे चलते हैं। What happens in the first phase of law of variable proportion? Yes, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, phases of law of variable proportion। इस पे से क्वेश्चन बनता है एंट्रेंस एग्जाम में। जैसे एक क्वेश्चन आप में पूछा गया था कि जो एक उत्पादक है वो किस फेज में रहना ज्यादा पसंद करता है, तो किस फेज में रहना? सेकंड फेज में। क्यों रहना, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, एक उत्पादक के लिए सबसे बेस्ट फेज होता है आपका सेकंड फेज। ठीक है, तो इसमें हम क्या बनाते हैं? इसमें हम बनाते हैं आपका इस तरह से हम बनाते हैं टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे हम आपका बनाएंगे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट MU। ठीक, और हमारा AU कैसा रहेगा? ऐसा कुछ रहेगा AU। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे ये कन्वेक्स से कॉन्केव होता है, अरे सॉरी, हाँ, कन्वेक्स से कॉन्केव हो रहा है। ठीक है, तो ये जो चेंजेस हो रहा है यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट फेज होगा। ठीक, इसके जस्ट अ मिनट। ओके, सो ये डायग्राम आप देखिए ऐसे। ठीक है, अब कह रहे हैं व्हाट हैपेंस इन द फर्स्ट फेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक, तो एक प्रकार से हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक बार देख भी ले कि क्या होता है। ठीक है, तो हम इस एक्सिस पे ये क्या लेते हैं? श्रम की मात्रा या फिर जो भी हमारा वेरिएबल चेंजेस हो रहा है। ठीक है, और हम यहाँ पे लेते हैं टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, ये MU नहीं है। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट और AP, एवरेज प्रोडक्ट। ठीक, तो फर्स्ट फेज में क्या होता है कि हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है ये कन्वेक्स से क्या होता है? कॉन्केव होता है। तो जहां पे ये जो चीज चेंज हो रही है, एक मिनट हम दूसरा कलर ले ले। यहाँ पे जो कन्वेक्स से कॉन्केव चेंज हो रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये क्या है आपका? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा MU, अरे सॉरी, जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो पहले बढ़ता है, मैक्सिमम होता है, और फिर वो गिरने लगता है। तो जहां पे वो बढ़ता है, मैक्सिमम होता है, फिर गिरने लगता है, तो टोटल प्रोडक्ट भी क्या करता है? जब तक हमारा जो MP है, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व है, वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होता है, तब तक जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो क्या होता है? कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। ठीक है, कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन करने लगता है तो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है बच्चों वो क्या होता है? कनकेव टू ओरिजिन हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट फेज कहाँ से कहाँ तक होता है? जहां पे हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो बढ़ता है, एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ रहा होता है, लेकिन जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो बढ़ता है, मैक्सिमम होता है, और उसके बाद वो डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। इतनी दूर तक हमारा क्या होता है? फर्स्ट फेज होता है। इतनी दूर तक हमारा क्या होता है? फर्स्ट फेज होता है। उसके बाद क्या होता है कि हमारा सेकंड फेज स्टार्ट होता है, जिसमें हमारा एवरेज प्रोडक्ट भी डिक्लाइन करना होता है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी हमारा डिक्लाइन कर रहा होता है। लेकिन और यहाँ तक हमारा क्या होता है? सेकंड फेज होता है। यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम पे पहुंच जाता है। उसके बाद थर्ड फेज में क्या होता है कि हमारा टोटल प्रोडक्ट ही क्या होता है? गिरने लगता है। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट हमारा क्या होता है? गिरने लगता है थर्ड फेज में। ठीक, और इसमें
एमपी माइनस हो जाता है और एपी हमारा क्या होता है, डिक्लाइन कर रहा होता है। ठीक है, तो इसे हम स्टेज थर्ड कहेंगे। अब बच्चों खुद से दिमाग लगाओ कि जब अगर उपभोक्ता स्टेज थर्ड में रहे तो भाई टोटल प्रोडक्ट उसका डिक्लाइन हो रहा है, तो कोई भी आपके थर्ड फेज में रहना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसका टोटल प्रोडक्ट ही क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और मार्जिन प्रोडक्ट हमारा क्या है, माइनस में है। ठीक, जब हम फर्स्ट फेज में रहेंगे तो सिंस क्या है कि हम और इनपुट लगाते जाएंगे तो हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या है, बढ़ेगा, बढ़ रहा है, और हमारा जो एवरेज प्रोडक्ट है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब वो एवरेज प्रोडक्ट घटने लगेगा तब हम कहेंगे कि हमारा सेकंड जो फेज है वो हमारा स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो एक जो हमारा उत्पादक है वो सेकंड फेज में रहना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है कि हमारा जो एवरेज प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन होने लगता है। ठीक है, चलिए, तो व्हाट हैपेंस इन द फर्स्ट फेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, फर्स्ट फेज में क्या क्या होता है, मैंने आपको बताया कि मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है, एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ता है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होकर के डिक्लाइन करने लगता है, और इसके जो टीपी का कर्व है वो भी क्या होता है, कन्वेक्स से कॉनकेव टर्न ले लेता है, और इसी में आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी मिल जाता है। तो पूछा क्या है, बढ़ते प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, कांस्टेंट रिटर्न्स है, या फिर आपका क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, क्या है। ठीक है, इसमें क्या है, व्हाट हैपेंस इन द फर्स्ट फेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, फर्स्ट फेज में क्या होता है, ठीक है, ठीक है, तो बताइए आंसर इसका क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स होगा, डिक्रीजिंग रिटर्न्स होगा, या फिर आपका डिमिनिशिंग रिटर्न्स होगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको डायग्राम से समझाया है क्या होगा जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है। ठीक है, तो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो भी बढ़ता है, और वो कन्वेक्स टू ओरिजिन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स होगा। ठीक है, तो रिटर्न्स क्या होगा आपका, इंक्रीजिंग होगा। कहाँ गया क्वेश्चन भाई, हाँ, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ठीक है, आंसर होगा आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा बच्चों, जैसे कहीं कहीं आप देखोगे हमने क्या आपको डिफरेंशिएशन करके बताया था कि एवरेज प्रोडक्ट से। ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट्स बढ़ रहा है, उसके बाद डिक्लाइन होने लग रहा है, फिर हमने उसको सेकंड फेज कह दिया। कहीं कहीं क्या है बच्चों कि हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है उससे आप देखोगे बुक में, उससे आपका डिफरेंशिएट किया गया कि वो बढ़ने के बाद घटने लगते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, तो फिर वो सेकंड फेज कह देते हैं, लेकिन बेसिकली एवरेज प्रोडक्ट से ही होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट आर रिटर्न्स टू स्केल, क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, चेंज इन आउटपुट ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंजेस इन इनपुट, इनपुट में समानुपातिक परिवर्तन के कारण आउटपुट में बदलाव, चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज्ड डिमांड, बढ़ी हुई लाभ के कारण लाभ में बदलाव, चेंज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, नन ऑफ द अबव। रिटर्न्स टू स्केल क्या है, चेंज इन आउटपुट ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनपुट, इसका क्या होगा आंसर, इसको थोड़ा सा, ये बड़ा नहीं हो रहा है क्या,
हो गया, ठीक है। व्हाट आर द रिटर्न्स टू स्केल? रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म में सभी इनपुट में क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं। तो चेंज इन आउटपुट ड्यू टू प्रोपोर्शनल चेंजेस इनपुट, तो यही आंसर इसमें लगा दो, ठीक है। समानुपातिक परिवर्तन के कारण आउटपुट में बदलाव, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट डज इंक्रीजिंग रिटर्न स्केल मीन्स? मतलब आउटपुट increases more than input, output decreases, output remains constant, या फिर none of the above. increasing returns मतलब output increases more than input, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर हमने इनपुट में जस्ट मिनट, क्या हो गया इसमें? ओके, ओके, चलिए। तो कह रहा है क्या? व्हाट डज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मीन? ठीक है। तो आउटपुट से अधिक इनपुट बढ़ता है, मतलब अगर मान लो कि हमारे इनपुट में 20% का चेंजेस हुआ तो आउटपुट में 40% चेंज हो जाए, ठीक है। तो हम इसे क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। इसे पता है क्या, कोई भी चीज को जब आप रिलेट करके पढ़ते हो तो आपको चीजें बहुत आसानी से बहुत जल्दी दिमाग में बैठ जाती है और वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रहती है। जैसे इसे जोड़ दो आपको इलास्टिसिटी से, ठीक है। जब किसी चीज की मांग क्या होती है? मोर देन यूनिटरी होती है, ठीक है। अनंत लोच वाली जब कोई मांग की लोच होती है तो हम क्या कहेंगे कि प्राइस में थोड़े से चेंजेस के कारण डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज हो गया, हाईली इलास्टिक। तो इससे यहाँ पे जोड़ दो कि जब हमारा इनपुट में 20% के ग्रोथ होने से आउटपुट में 40% का ग्रोथ हो रहा है तो हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स कहेंगे। इनपुट में जितना चेंजेस हो रहा है उतना ही आउटपुट में हो तो कांस्टेंट रिटर्न्स, और इनपुट में जितना हो रहा है आउटपुट में उससे कम हो तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स, ठीक है। तो ये आउटपुट डिक्रीजेस मोर देन इनपुट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, व्हाट इज द फिक्स्ड कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट भी इसमें आ गया। चलो, तो फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है? लागत जो परिवर्तनशील नहीं होती हैं, जो आउटपुट के साथ नहीं बदलती, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। ये मैंने आपको पार्ले जी बिस्किट का एग्जांपल लेके समझाया था प्रीवियस लेक्चर्स में, आप जरूर देखिए इसको, ठीक है। चलो, आप कह रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्ट? तो एक और इकाई उत्पादन करने की लागत, ठीक है। सीमांत का मतलब ही यही होता है, मैंने आपको समझाया सीमांत का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए, सीमांत मतलब एक अतिरिक्त यूनिट, एक अतिरिक्त इकाई। आगे चलते हैं। व्हाट इज द ऑप्टिमम प्रोडक्शन लेवल? ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप मुझे बताइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन? ठीक है, ऑप्टिमम प्रोडक्शन लेवल क्या है? ठीक, ऑप्टिमम प्रोडक्शन लेवल वो होता है जहां पे आपका मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के क्या हो? बराबर हो, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे ऑप्टिमम लेवल है। तो ये आंसर इसका सही है, ठीक है। जिसमें सीमांत जो सामाजिक लागत हो वो सामाजिक रेवेन्यू के बराबर हो, सीमांत सामाजिक रेवेन्यू के, ठीक है। तब हम कहेंगे कि पैरेटो ऑप्टिमल कंडीशन है। आगे हम इसको पढ़ाएंगे। व्हाट हैपेंस इन द थर्ड फेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? जस्ट अभी हम लोगों ने डायग्राम के थ्रू समझा है। थर्ड फेज क्या है? वेरिएबल प्रोपोर्शन का। उसमें टोटल प्रोडक्ट भी क्या होता है? डिक्लाइन होने लगता है, या फिर हम कहें तो नेगेटिव रिटर्न्स हमें बिगिन हो जाते हैं, ठीक है। बिगिन नेगेटिव रिटर्न्स क्यों? क्योंकि मार्जिनल जो कॉस्ट है, अरे मार्जिनल जो आपका एमपी है, मार्जिनल प्रोडक्ट, वो क्या होता है? नेगेटिव होना शुरू हो जाता है,
मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, निगेटिव होना शुरू हो जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन? ठीक है, तो वन इनपुट इज फिक्स्ड और अदर आर वेरिएबल, ये सही है। ठीक है, ये सही है। ठीक, अच्छा कभी कभी क्वेश्चन में आपको क्या हो सकता है कि आपको यही दे दे कि अदर आर फिक्स्ड वन इज वेरिएबल, तो और ऑप्शन में दे दे। तो बच्चों एक चीज आप याद रखना कि आपको जब हम शॉर्ट रन की बात करते हैं, ठीक है, जब हम क्या करते हैं शॉर्ट रन की बात करते हो, एक फिक्स्ड होना चाहिए और एक एटलीस्ट एक हमारा फिक्स्ड होना चाहिए, एटलीस्ट एक हमारा क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, मतलब वेरीज करना चाहिए। ठीक है, चेंज होना चाहिए। तो वन इनपुट इज फिक्स्ड एंड अदर आर वेरिएबल। बात समझ में आई? चलिए अब थोड़ा सा इसमें टफ क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चंस को हम देखेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो अगेन अपने आप का ध्यान रखिए बिकॉज मौसम बहुत बिगड़ रहा है, यहाँ तो वाराणसी में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो स्वेटर वेटर पहन के रजाई ओढ़ के आराम से पढ़ाई करिए। पढ़ाई करते करते सोइए नहीं, सोइए इम्पॉर्टेंट है लेकिन पढ़ाई करिए। ठीक है, और हाँ एक चीज़ मैं हमेशा बताऊंगी, एक टॉपिक पढ़ो उससे रिलेटेड सारे जितने एमसीक्यूज पॉसिबल हैं, जितने भी बुक में पाओ, या टेस्ट बुक आता है एप्लीकेशन, उसमें आप टेस्ट दे भी सकते हो। हमारे एप्लीकेशन पे भी आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, आप उसमें भी टेस्ट दे सकते हो। तो बराबर से हर एक टॉपिक का जो भी आप पढ़ चुके हो उसका नोट्स बनाते हुए उसके जितने एमसीक्यूज आए हुए हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है, आप उसे सॉल्व करिए, वो टॉपिक आपके लिए परमानेंट तैयार हो जाएगा। फिर उस टॉपिक से कहीं से भी घुमा फिरा के कोई भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर लोगे। तो इतना प्रिपरेशन रखो और बेस्ट विशेस है। एंड अब तो जनवरी हमारी कल से स्टार्ट होने वाली, तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और आप पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़िए, और हमारे विरासत एकेडमी को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और क्लासेस को ज्वाइन करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग विरासत एकेडमी।